हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो लेसन चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये जो चैप्टर है, इसमें हमने पिछले लेक्चर में, याद होगा आपको, पिछले लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन किया था, कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है, कौन से हैं, कितने हैं। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। भाई एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, ट्रांसफर होता है बाय पॉलिनेटिंग एजेंट। उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट वर्किंग करते हैं बीच में। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, self pollination and cross pollination. In the self pollination, the pollination takes place within a single flower. Means basically flower is of two type, bisexual flower और unisexual flower. फ्लावर का अगर हम उसके वो कितने उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बेस के ऊपर अगर हम फ्लावर को डिवाइड करते तो दो टाइप के फ्लावर मिलते हैं हमको। पहला तो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, कि जिसमें क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एंड्रोशियम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गाइनोसियम भी। तो इस प्रकार का जो फ्लावर होता है उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और दूसरा जो फ्लावर होता है उसमें एक ही प्रकार की रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलती है, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। जो प्लांट होता है उसके ऊपर दो अलग अलग प्रकार के फ्लावर आते हैं। एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, उसको हम मेल फ्लावर बोलते हैं, एंड्रोशियम होता है उसको हम मेल फ्लावर बोलते हैं। और एक फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, उसको हम फीमेल फ्लावर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने एक्सप्लेनेशन भी किया था उसका, कि ज्यादा से ज्यादा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, मोर देन 90%, एंड वेरी फ्यू प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अभी क्या हो जाता है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, उसमें जो पॉलिनेशन होना है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फॉलोड क्रॉस पॉलिनेशन मेथड। दे ट्राई टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन मेथड। ज्यादा से ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट है, फिर भी वो प्लांट फ्लावर तो प्रोड्यूस करेंगे बाइसेक्सुअल, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते। बहुत कम ऐसे प्लांट्स है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने की पॉलिसी उनकी रहती है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन की मेथड को वो फॉलो करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, अगर देखा नहीं है तो जल्दी से वो लेक्चर भी आप देख लो, वो वीडियो भी देख लो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो आप। आज जो हमारा जो पार्ट है, आज जो ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन का ये जो लेक्चर है, ये 8वां लेक्चर है आज होने वाला, 8वां लेक्चर। तो पहले के जो 7 लेक्चर से वो आपको देखने चाहिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि हम कहां पे थे, कि जो प्लांट से वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं फिर भी वो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करते हैं। उसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन? क्या हो सकता है उसका रीजन? बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन एक ही प्लांट के, तो इसलिए पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, इसके जो गैमेट्स हो गए, इनमें जो जीनोम है वो जीनोम सिमिलर जीनोम है,
वो जीनोम 100% एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी है, उसमें नए जीन्स का इंट्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो इसीलिए नए जीन्स मिलते नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन से। द न्यू जीन्स आर नॉट गेटिंग बाय द सेल्फ पॉलिनेशन टू द प्लांट. The new genes are not introduced by the self pollination in that particular species. अगर नए जीन्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? द नेक्स्ट जनरेशन, द प्रोजेनी बिकम वीकर एंड वीकर, क्योंकि नए जीन्स नहीं तो वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है तो फिर इवोल्यूशन होता नहीं है। और अगर ये सब कुछ वेरिएशन नहीं है तो जो चेंजिंग एटमॉस्फेयर है, चेंजिंग एनवायरमेंट है, उसमें एडेप्ट करने की कैपेबिलिटी उन प्लांट्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर होती। तो इसीलिए क्या है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोजेनी बिकम वीकर एंड वीकर, generation to generation, one generation after generation, the progeny become weaker and weaker and weaker, and the rule that become weaker have not survive in the nature. और रूल क्या है? नेचर का रूल क्या है कि जो वीक है वो वीक सर्वाइव नहीं करता है ज्यादा लॉन्ग टर्म तक। इसीलिए दैट्स व्हाई द प्लांट स्पीसीज एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी स्पीसीज वांट टू सर्वाइव इन द नेचर। इफ दैट स्पीसीज बिलोंग्स टू एनिमल आल्सो, animal kingdom also, microbial kingdom also from the fungal kingdom, they want to survive in the nature. तो अगर प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन वीक तैयार होती रहेंगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए प्लांट्स बिकम ट्राई टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, they become promote the cross pollination, because अभी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है इसके अगेंस्ट, इन द क्रॉस पॉलिनेशन द टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, द फ्लावर्स ऑन दैट टू प्लांट्स, प्लांट्स कैसे चाहिए लेकिन एक ही स्पीसीज के चाहिए, उसके ऊपर जो फ्लावर्स है, अभी द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन दीज टू प्लांट्स विच आर इंडिकेटिंग और विच आर प्रोड्यूस ऑन द डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए उनमें क्या हुआ है? पॉलिनेशन हुआ है। यानी आप एक बात ये जान लो कि जो भी प्लांट होता है इंडिविजुअली, उसका वो एक ही स्पीसीज के 2 प्लांट होंगे, 3 प्लांट होंगे, लेकिन उनमें जो जीनोम है वो जीनोम 99.99% सिमिलर होगा, लेकिन 0.1% में उसमें डिसिमिलरिटी होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो जीन्स कम ज्यादा होगी उसमें। इसीलिए क्या है कि वो जो जीन्स है, तो न्यू जीन्स इस फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो गया है, न्यू जीन्स मिलते हैं। In the cross pollination, new genes are introduced. So genetic recombination takes place. Genetic recombination leads to variation. और अभी ये variation क्या करता है? ये variation वो जिसको हम क्या बोलते हैं, evolution बोलते हैं, evolution को promote करता है। And the progeny becomes stronger and stronger. The progeny becomes stronger and stronger after generation to generation, and the stronger become right to dominate in the nature, right to survive in the nature. Theory of evolution tells us that the stronger become dominate. Stronger जो है वो dominate करता है नेचर में, इसीलिए वो जो प्लांट स्पीसीज है उसकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाती, और इसीलिए प्लांट्स बिकम, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, दे फॉलोड द क्रॉस पॉलिनेशन। अभी प्रॉब्लम यहीं पे आ गया है। देखो, अगर उनको क्रॉस पॉलिनेशन फॉलो करना है, फिर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्यों प्रोड्यूस कर रहे? तो ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये फ्लावर में ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे, प्रॉब्लम कुछ नहीं उसमें। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अगर ये प्लांट्स प्रोड्यूस भी कर रहे, बट दैट प्लांट्स बिकम डेवलप so many methods by which methods they become avoid the self pollination. बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फिर भी उन प्लांट्स ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसी मेथड्स डेवलप की है
कि उन मेथड से वो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करते हैं एंड मेथड्स बाय विच द प्लांट्स बिकम अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, दैट मेथड इज नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. दैट मेथड्स आर आल्सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रीवेंसेस. उसको ही हम कॉन्ट्रीवेंसेस भी बोलते हैं, उसको ही हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं. आज का हमारा टॉपिक है. सो लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक दैट बिकम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये आज हमारा टॉपिक है. जब आप बुक में देखते हैं तो तब आपको ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन इट इज नॉट अ बोरिंग टॉपिक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बहुत इंटरेस्टिंग है. इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो है कि एनलिस्ट द एनी फॉर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और राइट अ नोट ऑन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो एक तो आपको उसका एनलिस्ट करना है, 4 जो है वो नाम उसके लिखने, ऐसा आएगा बोर्ड में पूछा जाएगा. या फिर ऐसा आएगा कि आप क्या करो कि ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है उसके ऊपर एक छोटी सी नोट लिखो. तो दोनों में भी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, उसमें कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है. तो फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. द मेथड्स डेवलप in the plants, in the angiospermic plants to avoid the self pollination, that methods are known as outbreeding devices. सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करती है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है. प्लांट्स हैव डेवलप मैनी मेथड्स टू प्रमोट क्रॉस पॉल. अगर हम ऐसे दूसरी भाषा में बोलेंगे कि वो जो मेथड्स है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, तो भी उसका भी अर्थ यही हुआ कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को फॉलो करती है. द प्लांट्स डेवलप सो मेनी मेथड्स दैट बिकम अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड सपोर्ट और प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रीवेंसेस. देयर आर सम मेथड्स, दैट मेथड्स आर एज फॉलोज. वो जो मेथड्स है वो कौन कौन सी वो हम देखेंगे, वो हम लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. The first outbreeding device that become unisexuality. पहली जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है यूनिसेक्सुअलिटी. तो ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है, यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स द प्लांट प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. प्लांट क्या करता है, प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है यानी क्या करता है कि प्लांट के ऊपर जो फ्लावर तैयार जो फ्लावर है वो 2 प्रकार के फ्लावर वो प्रोड्यूस करता है. उसमें से एक फ्लावर जो होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है यानी एंड्रोशियम होता है, उसमें गाइनोशियम नहीं होता है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होती. यानी एक ही प्लांट पे 2 अलग अलग प्रकार के फ्लावर तैयार होते हैं. एक में सिर्फ एंड्रोशियम होता है, उसको हम बोलते हैं मेल फ्लावर, और दूसरे फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम होता है जिसको हम बोलते हैं फीमेल फ्लावर. उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है. तो उस फ्लावर को बोलते हैं हम फीमेल फ्लावर. तो इस प्रकार से अभी देखो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें अगर पॉलिनेशन होना है तो दूसरे प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, पॉलिनेटिंग एजेंट, उसी पोलन ग्रेन को आके क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा. यानी मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन 99% इन प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन में ही होता है. The plants which produce unisexual flower in that particular plants, cross pollination takes place. क्योंकि अभी पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, एक ही फ्लावर में नहीं, इसलिए ये तो सेल्फ पॉलिनेशन 100% अवॉइड हो गए. यहाँ पे अभी सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हुआ तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेंगे. उसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके लिए वो जो पॉलिनेशन होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, दूसरा पॉलिनेशन नहीं हो सकता है. बेस्ट एग्जांपल दैट बिकम हियर यूनिसेक्सुअलिटी में जो है वो पपाया है, फिर मेज है, ये उसके बेस्ट एग्जांपल्स है. मेज में भी जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है. देखो आप, मेल फ्लावर अलग होता है जो ऊपर के एपेक्स एंड पे होता है, और फीमेल फ्लावर जो है वो इंटरनोड के पोर्शन में होता है. तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं. इस प्रकार से जो पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है दैट बिकम यूनिसेक्सुअलिटी.
देन दूसरा जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है डाइकोगैमी. इन द डाइकोगैमी व्हाट हैपन्स, एंथर एंड स्टिग्मा बिकम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. डाइकोगैमी में क्या होता है कि द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. अभी यहाँ पे तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल था पहले में, लेकिन अभी ये जो आगे वाले जो कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है उसमें क्या हम कंसिडर करते हैं, फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होने वाला है. अभी फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन कैसे अवॉइड करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड प्लांट्स ने निकली. कुछ प्लांट शो करते हैं डाइकोगैमी. उसको डाइकोगैमी क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम. एंथर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, या स्टिग्मा जिसके जो ओवरी से कनेक्ट होता है, जिसमें फीमेल गैमेट होते हैं, तो ये दोनों भी जो है वो अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं. अगर ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो गए तो सेल्फ पॉलिनेशन तो अवॉइड ही होने वाला है ना. देखो अगर कोई फ्लावर है, वो फ्लावर में क्या होता है कि सपोज दिस इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, तब पोलन ग्रेन जो है यानी एंथर जो वो इमेच्योर रहा, इमेच्योर है, तो अभी ये मैच्योर स्टिग्मा के ऊपर इससे पोलन ग्रेन आएगी नहीं, क्योंकि ये डेवलप ही नहीं हुआ है अभी. तो इसके ऊपर जो पॉलिनेशन होने वाला है वो दूसरे फ्लावर से ही होने वाला है. पॉलिनेटिंग एजेंट ही वो पॉलिनेशन करेंगे. इसीलिए ये जो मेथड है डाइकोगैमी में, ये क्रॉस पॉलिनेशन क्रिएट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करती है. या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले जो एंड्रोशियम है वो डेवलप हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, यानी एंथर मैच्योर हो जाता है, तब स्टिग्मा एंड जो गाइनोसियम है इट बिकम इमेच्योर. जो स्टिग्मा है वो इमेच्योर रहता है इसमें. तो अगर यहाँ पे डेवलप पोलन ग्रेन है और स्टिग्मा इमेच्योर, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर भी होगा उस स्टिग्मा के ऊपर, तो आगे वाला पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा ही नहीं. आगे वाली जो प्रोसेस है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, पोलन जर्मिनेशन होगा ही नहीं. तो इस प्रकार से हमको क्या देखने को मिलता है कि डाइकोगैमी में दो पॉसिबिलिटी, आइदर द एंड्रोशियम डेवलप फर्स्ट और आइदर द गाइनोसियम डेवलप फर्स्ट. On this basis, dichogamy is showing two types. Here, protandry, that is androecium matures earlier. In the protandry, the androecium matures earlier. अगर androecium यानी एंथर पहले मैच्योर होता है तो उसको हम बोलते हैं protandry. और the best example of the protandry that becomes sunflower. और अगर उसमें गाइनोसियम पहले मैच्योर होता है, इफ द गाइनोसियम मैच्योर फर्स्ट अर्लियर, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोगैमी. तो उस प्रोसेस को हम प्रोटोगैमी बोलते हैं. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोटोगैमी दैट बिकम ग्लोरियोसा प्लांट. ग्लोरियोसा जो है उसमें प्रोटोगैमी होती है, उसमें गाइनोसियम फर्स्ट मैच्योर होता है. जो सनफ्लावर है उसमें एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है. दिस इज द फिनोमिनन ऑफ द डाइकोगैमी, दैट एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. समझ में आ रही है ना बात. तो देखो तीसरा जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है प्रीपोटेंसी. अभी प्रीपोटेंसी में क्या होगा कि प्रीपोटेंसी जो है, ये प्रीपोटेंसी में पोलन ग्रेन ऑफ द अदर फ्लावर germinate rapidly or speedily over the stigma than the pollen grain from the same flower. अभी ऐसा तो नहीं है, देखो यहां भी बाइसेक्सुअल फ्लावर ही कंसिडर किया है. अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसिडर किया है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक तो उसके खुद के जो एंथर है वो फ्लावर में, उसके ऊपर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गए, ये भी एक पॉसिबिलिटी. चलो ये हो गई, स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो गया. अभी पॉलिनेटिंग एजेंट भी वहां पे आएंगे, वो दूसरा उसी स्पेसिस का जो दूसरा प्लांट है उसके ऊपर से पोलन ग्रेन, उसके फ्लावर के ऊपर से पोलन ग्रेन लेके आएंगे, वो भी यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे. तो अभी ये तो दो बातें हो गई. तो चलो क्या होगा, ये स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन भी है और उसी स्पेसिस का जो दूसरा प्लांट है उसके ऊपर का जो फ्लावर है उसके भी पोलन ग्रेन आके गए. अभी क्या होने वाला है, अभी पॉलिनेशन तो हो गया लेकिन अभी पोलन जर्मिनेशन करना है. तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो दूसरे फ्लावर का दूसरा उसी स्पेसिस का जो दूसरा प्लांट है
का जो फ्लावर है उसके जो पोलन ग्रेन आए हैं यहाँ पे, वो पहले क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। वो पहले जर्मिनेट होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये जो उसके खुद के पोलन ग्रेन रहेंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, वो जर्मिनेशन में नहीं जाएंगे, उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, हो नहीं सकता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज प्रीपोटेंसी। मींस पोलन ग्रेन्स ऑफ द अदर फ्लावर जर्मिनेट फर्स्ट, germinate speedily than the pollen grain from the same flower. The best example that is apple. एप्पल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर दूसरा फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन जल्दी वहां पे पोलन जर्मिनेशन के अंदर जाते हैं, पोलन जर्मिनेशन उनमें जल्दी होता है, वजह इसके कि खुद के पोलन ग्रेन, उसके जो खुद के पोलन ग्रेन होंगे उसमें पोलन जर्मिनेशन जल्दी होगा ही नहीं। जल्दी होगा नहीं तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो वो वेस्ट जाएंगे ना। इसलिए दिस सपोर्ट द क्रॉस पॉलिनेशन, मींस प्रीपोटेंसी सपोर्ट्स द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि जो जर्मिनेट होने वाले पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर से आए हैं, यानी इसमें भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इसमें भी न्यू जीन्स, नए जीन्स क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। द बेस्ट एग्जांपल दैट बिकम एप्पल। देन द फोर्थ डिवाइस दैट इज डेवलप्ड बाय द एंजियोस्पर्मिक प्लांट दैट इज हेटेरोस्टाइल। द फोर्थ डिवाइस हेटेरोस्टाइली। Stigmas and anthers are placed on the different location. The best example that is primrose. Primrose that's उसका best example है। Here suppose this is stigma and suppose this is anther. They are located at different level. Again the flower is bisexual. खाली पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस था यूनिसेक्सुअलिटी, उसमें ही अलग अलग फ्लावर थे यूनिसेक्सुअल, वो तो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो उसके बाद के जो सभी टाइप है उसमें हम देखते हैं कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें एंड्रोसियम भी होगा, गाइनोसियम भी होगा, उसमें स्टिग्मा भी होगा, उसमें एंथर भी होगा। तो स्टिग्मा एंड एंथर आर लोकेटेड एट डिफरेंट लेवल। सपोज दिस इज स्टिग्मा एंड एंथर इज लोकेटेड एट द लोअर part, in the lower part of the flower, then it is not possible to transfer this pollen grain to the stigma on the upper side. देखो अगर जो एंथर है वो नीचे वाले साइड पे लोकेट है, उसका लोकेशन नीचे है और स्टिग्मा का ऊपर है, तो ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ से निकल के ये अपर वाले यानी ऊपर वाले साइड पे जाके डिपॉजिट नहीं हो सकते, अपने आप से डिपॉजिट नहीं हो सकते, क्योंकि वो नॉन मोटाइल है, वो नॉन मोटाइल है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होता है। या फिर क्या होता है, स्टिग्मा इज लोकेटेड ऑन द वेरी लोअर साइड एंड द एंथर इज लोकेटेड ऑन द वेरी अपर साइड। देखो यहां पे स्टिग्मा बहुत निचले वाली जगह पे लोकेट हुआ है और जो एंथर है वो बहुत ज्यादा ऊपर वाली जगह पे क्या हुआ है, लोकेट हुआ है। जो एंथर है वो बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ होता है, इसलिए क्या है कि ये जो पोलन ग्रेन ये इस स्टिग्मा के ऊपर नहीं आएंगे, वो या तो नीचे गिर जाएंगे या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट उनको दूसरे फ्लावर के ऊपर लेके जाएंगे। यानी इस प्रकार से भी क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होता है। एंड दिस टाइप इज नोन एज हेटेरोस्टाइल। स्टिग्मास एंड एंथर आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट लेवल्स, एट द डिफरेंट लेवल्स। दिस mechanism is known as heterostyly. The best example of the heterostyly that is primrose. Then hercogamy. Hercogamy in the plants, natural physical barriers are present in between androecium and gynoecium. एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच नेचुरल फिजिकल बैरियर होता है। दैट फिजिकल बैरियर लीड्स टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। वो जो फिजिकल बैरियर है वो फिजिकल बैरियर क्या करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर देता है, सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं देता है। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू, इट प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन। एंड द बेस्ट एग्जांपल दैट बिकम कैलोट्रोपिस, जिसको हम रुई बोलते हैं मराठी में, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। उसका प्रैक्टिकल भी आपको है। तो प्रैक्टिकल है यानी क्या है, जो स्पॉटिंग है ना, स्पॉटिंग में कैलोट्रोपिस आता है आपको, तो उसके कैरेक्टर्स आपको लिखने होते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है बोर्ड की, उसमें। तो ये जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है उसमें हमको क्या दिखता है कि उसका जो फ्लावर है उसमें नेचुरल बैरियर्स है। एंड्रोशियम और जो गाइनोसियम है उसके बीच में
There are some natural barriers which become present in between androecium and gynoecium to avoid the self pollination, and this method is known as hercogamy. The best example that become calotropis, and the last one that is self incompatibility. In the self incompatibility, it is genetic mechanism, means the gene is present in the genome of that particular plant that avoids self pollination. It is the very fine method adopted by the plant that they become consistently under the expression of the gene that become associated to avoid the self pollination. इसमें क्लियर है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस मेथड है कि जिसमें जेनेटिक चेंज हुआ है, जीन ही एक इन प्लांट में एक ऐसा जीन होता है कि जो जीन हमेशा एक्सप्रेशन में रहता है और क्या इन ईच जनरेशन, हर जनरेशन में वो एक्सप्रेस होता रहता है, और वो जीन क्या करता है, उस जीन का मैकेनिज्म क्या बताता है कि सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट करना है, अवॉइड करना है. That's why self incompatibility is the genetic mechanism by which the self pollination is inhibited, self pollination is avoided. The best example that become tobacco. Tobacco का प्लांट आपने देखा होगा या देखा नहीं होगा. टोबैको का प्लांट जो है वो 3 से 4 फीट तक उसकी हाइट होती है. जो उसके लीफ होते हैं वो बड़े बड़े लीफ होते हैं. फिर बाद में उसको प्रोसेस करके उसका प्रोडक्ट तैयार होता है, वो बात अलग है. लेकिन ये जो है, ये टोबैको में हमको सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, ये जो मैकेनिज्म है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है वो देखने को मिलता है. तो इस प्रकार से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन. Outbreeding devices are the methods which are working to avoid the self pollination in the angiospermic plant and which promote the cross pollination. Outbreeding devices are the methods developed by the plant. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, तो मेथड्स है कि जो प्लांट्स ने डेवलप की है. तो बेसिकली हमने 6 प्रकार के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखे. पहला देखा यूनिसेक्सुअलिटी, प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायोसिज्म, फॉर एग्जांपल मेज एंड पपाया. ये अलग अलग प्रकार के डायोसिज्म मीन्स दो अलग अलग, डायो मीन्स 2, दो अलग अलग प्रकार के फ्लावर वहां पे तैयार होते हैं. एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, और इस वजह से वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन उनमें होता है. देन डाइकोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. In the bisexual flower, either anther mature first. If the androecium mature earlier, then it is known as protandry. And if in the second condition, if the gynoecium mature first, then it is known as protogamy. Protandry, the best example becomes sunflower, and protogamy, the best example become gloriosa. Then prepotency. In the prepotency, what happens? In the prepotency, pollen grains of the other flowers speedily germinate than the same flower. And the best example of the prepotency that become apple. Then the next one, that is heterostyly. Stigmas and anthers are placed at the different level. स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे से अलग लेवल पे उसको सेट किया है, किया लोकेट किया है. तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्राइमरोज. स्टिग्मा और एंथर they are not located on the same location, they are located on the different positions. If stigma is located at the higher position and anther is located on the lower position, or anther is located on the higher position, or and stigma is located on the lower position, these two are the possibility in this heterostyly. Then hercogamy, there is a natural barrier present in between androecium and gynoecium. Best example, that is calotropis procera, by which the self pollination become avoided. And the last one that become self incompatibility. Self incompatibility, this is the genetic mechanism. Consistently a gene that become avoid the self pollination, that become activated, that become under the expression, that become dominant in each generation. This is the best mechanism, and in this way these 6 are the outbreeding devices, contrivances or
आउटब्रीडिंग मेथड्स प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने के लिए ये मेथड्स है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है और ये कॉन्ट्रीवेंसेस है। तो देखो अभी इतना तो हो गया, आपने देखा, आपके ध्यान में आ गया होगा। 2 बार मैंने उसका रिवीजन किया है। अगर फिर भी ध्यान में नहीं आए तो वीडियो को आप रिपीट देखो, क्योंकि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग की पावर एक समान नहीं होती। कुछ लोगों को एक बार पढ़ने से या एक बार सुनने से उनका पक्का हो जाता है, उनके ध्यान में आ जाता है। कुछ लोगों में ऐसा है कि 2 बार पढ़ना पड़ता है, कुछ लोगों में 10 बार पढ़ना पड़ता है, तब उनको जाके ध्यान में आता है। तो अपनी लेवल आपको खुद चेक करनी होगी कि कितनी बार पढ़ने से मुझको ध्यान में आता है, कितनी बार सुनने से मुझको ध्यान में आता है। तो वो आपकी बॉटम लाइन हो गई। अभी ये बॉटम लाइन को पकड़ो, उतनी बार एक तो आप पढ़ो बुक में से, उसके साथ साथ ही आप वीडियो को उतनी बार देखो, तभी आपको जाके वो जो है इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी आपका बायोलॉजी का डीप स्टडी होगा, अदरवाइज होगा नहीं। कौन सा भी सब्जेक्ट स्टडी करो लेकिन उसको डीप स्टडी करो, तभी आपका करियर जो है वो डेवलप होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आते हैं इन फ्यूचर। तो चलो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम जाते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अभी ये पोलन पिस्टिल क्या है? पोलन तो आपके ध्यान में आ गया कि पोलन ग्रेन यानी वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एंथर को रिप्रेजेंट करता है। एंड एंथर किसको रिप्रेजेंट करता है? एंथर रिप्रेजेंट करता है मेल एंड्रोशियम को, उसको ही हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ठीक है, चलो पोलन तो ध्यान में आ गया इस टॉपिक का, लेकिन पिस्टिल क्या है? पिस्टिल दैट इज नथिंग बट इट इज सिनोनिम फॉर द स्टिग्मा। स्टिग्मा है, स्टिग्मा को ही पिस्टिल बोला जाता है। तो स्टिग्मा में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी कलेक्टिवली दैट इज नोन एज कार्पियल, उसको कार्पेल बोलते। पिस्टिल यानी एक प्रकार से हम कार्पेल को ही पिस्टिल बोलेंगे यहां पे। तो ये जो कार्पेल है, कार्पेल क्या है? बेसिकली इट इज गाइनोसेम, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो when fertilization takes place, then what is the interaction? How the interaction takes place in between pollen means androecium and pistil means gynoecium? How the androecium and gynoecium become interact? That interaction is known as pollen pistil interaction. तो इसमें हमने देखा है इट इज द इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन विथ स्टिग्मा। सिंपली उसको कैसे डिफाइन करेंगे? पोलन ग्रेन का जब स्टिग्मा से इंटरेक्शन होता है तो उसको हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। इट ब्रिंग्स विथ पॉलिनेशन एंड एंड्स विथ फर्टिलाइजेशन। ये शुरू कब होगा? हम सबको मालूम है कि इंटरेक्शन कब होगा? जब पॉलिनेशन होगा। अभी पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो ये एंथर से ये जगह पे, ये स्टिग्मा पे होना चाहिए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। एंड फॉर पॉलिनेशन, हु वर्क्स फॉर द पॉलिनेशन? द pollinating agent make an very important role. The pollinating agent may be biotic or abiotic, doesn't matter, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। pollinating agent बायोटिक होने चाहिए, अबायोटिक होने चाहिए, कौन से भी हो, लेकिन pollinating agent ने pollination करना चाहिए। जब pollination होता है, when the pollination takes place, then the pollen pistil interaction becomes start, and when it complete, when the zygote formation takes place due to the fertilization, means when fertilization process complete, then the pollen pistil interaction ends. अगर आपको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का जो मैं एक्सप्लेनेशन अभी करने वाला हूं ये अगर ध्यान में आ गया तो आपको आगे आने वाला जो पॉइंट है, जो डबल फर्टिलाइजेशन का पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू योर एग्जाम, वो आपको 100% ध्यान में आएगा डबल फर्टिलाइजेशन का। क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर तो आने के चांसेस ज्यादा होते नहीं, ज्यादा कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 101% बोर्ड के पेपर में आता है। राइट अ नोट और व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इट। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन करो उसको। अगर वो डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है तो आपको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन मालूम होना चाहिए। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से देखो। अगर फिर भी ध्यान में नहीं आएगा तो बाद में उसको देखो, रिपीट करके देखो। आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास आप रिपीटेशन उसका कर सकते हो, आप रिपीट जाके वीडियो फिर से देख सकते हो। तो इसीलिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन स्टार्ट्स
with the pollination and ends with the fertilization. Means when the pollination takes place, means when the pollen grain deposited on the stigma. फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो गया. लेकिन अगर ऐसा है कि जो दो स्पीसीज है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो हुआ है वो अगर अलग अलग प्लांट स्पीसीज है तो फिर आगे का फर्टिलाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है. फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो स्पीसीज है वो एक ही होनी चाहिए. प्लांट अलग अलग होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है. प्लांट अलग अलग हो गए तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसमें, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट स्पीसीज एक ही होनी चाहिए. अगर प्लांट स्पीसीज अलग अलग होती है तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं. प्लांट अलग अलग है, एक ही स्पीसीज के है, उसमें पॉलिनेशन होता है, तब जाके कहीं जाके ओरी को स्टिमुलेशन मिलता है कि पॉलिनेशन हो गया है. द पोलन ग्रेन स्टिमुलेट्स द ओरी. The pollen grain stimulates the stigma. The pollen grain stimulates the embryo sac, and after getting stimulation, the stigma secretes the watery substance or watery substance having glucose and nutritional minerals. स्टिग्मा क्या करता है? शुगरी सिरप, जिसको हम वाटरी सब्सटेंस बोलते हैं, उसमें क्या होता है? शुगर होती है, यानी ग्लूकोज होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ग्लूकोज के साथ ही उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशनल मिनरल्स होते हैं. तो ये जो दो यानी ये जो लिक्विड है, वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस न्यूट्रिशनल मिनरल्स, तो इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं शुगरी सिरप. तो stigma become associated when it gets stimulated by the pollen grain, it secrete the sugary syrup. That sugary syrup become absorbed by the pollen grain. pollen grain के इनसाइड में, pollen grain तो एक प्रकार की सेल है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें दो क्या है? मेल गैमेट्स है और एक वेजिटेटिव सेल है. लेकिन वो सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसमें वो है. तो अभी क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन के अंदर का जो मटेरियल है वो ऑलरेडी है, उसमें अगर पोलन ग्रेन एब्सॉर्ब करता है, वो शुगरी सिरप को स्टिग्मा के ऊपर से एब्सॉर्ब करता है, तो अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है. अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, और वेन अंदर का जो एरिया है वो सैचुरेट हो जाता है, वो अभी ज़्यादा शुगरी सिरप एब्सॉर्ब नहीं करेगा, उसकी कैपेसिटी 100% कंप्लीट हो गई है सैचुरेशन एब्सॉर्प्शन की. तब जाके क्या होता है? तो वो प्रेशर क्रिएट करता है बाहर की डायरेक्शन में. जो आज का जो अंदर जो मटेरियल है, द मटेरियल विच द साइटोप्लाज्म विच प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन exerted the pressure on the outward direction, via they become pressurized the germ pore, because germ pore are the part of the exine which become very thin. जर्म पोर ये एक्साइन का पार्ट है, जहां पे एक्साइन बहुत ज्यादा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, उस पार्ट को, पोलन ग्रेन के उस पार्ट को हम जर्म पोर बोलते हैं. एंड वहां पे अगर प्रेशर क्रिएट होता है तो दैट पार्ट बिकम ब्रेक. एंड व्हेन इट ब्रेक्स, व्हेन पोलन ग्रेन or when the cytoplasm breaks the germ pore of the pollen grain, it leads to formation of the pollen tube, and this process is known as pollen germination. और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन. अभी स्टिग्मा के ऊपर जो शुगरी सिरप है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से due to the secretion of the sugary syrup on the outer surface of the stigma, the surface of the stigma is so delicate that the pollen tube break the surface of the stigma and go inside. Pollen tube क्या करती है? Because the end of the pollen tube become tapering. पोलन ट्यूब का जो एंड है वो टैपरिंग होता है, सुई के जैसा होता है, आगे शार्प होता है, तो वो उस स्टिग्मा को ब्रेक करता है और अंदर, स्टाइल के अंदर चला जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं. अभी द पोलन ट्यूब डेवलप टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक.
towards the micropyle of the embryo sac. Micropyle is the entry point of the embryo sac. Then when it come to the micropylar end, then it breaks the embryo sac and goes inside. When it goes inside at the micropylar end, two synergid and egg cell is present, and the tapering end become in contact with the synergid cell become breaks and spread water in the system. सिनर्जिड्स वाटरी सेल है, वो ब्रेक हो जाती, वो वाटर वहां पे स्प्रेड कर देती. एट द सेम टाइम द टैपरिंग एंड आल्सो ब्रेक, द टैपरिंग एंड ऑफ द पोलन ट्यूब आल्सो ब्रेक. उस पोलन ट्यूब का जो आगे वाला हिस्सा है वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. एंड द मेल गैमेट्स बिकम रिलीज इन द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में मेल गैमेट्स जो है वो रिलीज हो जाते. अभी मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाने के बाद क्या होता है, देखो. पहला जो मेल गैमेट है वो वहां पे माइक्रोपाइलर एंड पे जो एक सेल है उसके साथ उसका फ्यूजन होता है, और वाटर मीडियम वहां पे प्रोड्यूस हो गया. अभी मेल गैमेट्स तो नॉन मोटाइल होते. ये जो दूसरा वाला मेल गैमेट है उसको सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वहां तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत है, इसलिए वो सिनर्जिड सेल वहां पे फंक्शनल होती. सिनर्जिड सेल वहां पे वाटर रिलीज करती है, और उसके बाद वो जो मेल गैमेट है वो वाटर के थ्रू वो सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुंचता है, और वहां पे जाके उसका फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है. इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. अभी जो माइक्रोपाइलर एंड पे पहला फ्यूजन हुआ है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मीन्स एक सेल, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. And when zygote become formed, then the fertilization become completed. अभी उसके बाद जो होने वाला है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होने वाले. फिर जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार होगा, फिर उधर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट का, वहां से फिर एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा, तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में आता है. सीड का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा. लेकिन जब फ्यूजन हुआ मेल गैमेट और एक सेल का फीमेल गैमेट का, और उस फ्यूजन से क्या हो गया, जाइगोट का प्रोडक्शन हो गया, जाइगोट तैयार हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज कंप्लीशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन. उस वक्त फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई. इस प्रकार से द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन लीड्स टू स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉलिनेशन and completes at the fertilization. पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर तक वो पोलन ट्यूब जाती है, वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, फीमेल गैमेट्स के साथ उसका फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कंप्लीट. अभी नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इट इज डन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डोमेस्टिक क्रॉप प्लांट. जो एग्रीकल्चर में हम जो डोमेस्टिक क्रॉप प्लांट है, मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, गार्डन पी हो गया, व्हीट, राइस, इन सब जो हमारे एग्रीकल्चरल वैरायटीज है उसमें हम क्या करते हैं कि उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ानी है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसका पर एकड़ जो प्रोडक्शन है लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड में वो बढ़ाना है. जहाँ पे जो प्रोडक्शन आता है तो उस प्रोडक्शन को भी हमको इंक्रीज करना है, उस यील्ड को भी हमको इंक्रीज करना है, इसलिए हमको हाइब्रिडाइज वैरायटी तैयार करनी पड़ती है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. It is nothing but due to the artificial hybridization we increase the quantity and quality of the domestic crop. Now it requires only desired pollen grains, means for the artificial hybridization we have select the parental generation. हमको parental generation select करनी पड़ती है. तो एक parental generation में फ्लावर लेना पड़ता है. वो जो है, जो हमने डिजायर कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को सामने रखते हुए हमको वो पेरेंटल जनरेशन का सिलेक्शन करना है. तो वो पेरेंटल जनरेशन का सिलेक्शन हो गया. अभी क्या करना है, अभी हमको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लांट है उसका जीनोम है एक, और उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट है उसका एक, उस प्लांट का भी एक अलग सा जीनोम होता है.
जीनोम भले ही 99.99% सिमिलर है एक ही स्पेसिस के इसलिए, लेकिन उसमें कुछ डाइवर्सिटी होती है, कुछ ना कुछ अलग जीन्स होते कि जो उस रीजन के हिसाब से, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से तैयार हुए होते। तो अभी क्या है कि इन दोनों में हमको क्रॉसिंग करना है और दोनों में भी फ्लावर बाइसेक्सुअल है। तो करना क्या होता है, पहले हम इमेस्कुलेशन करते यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इट बिकम कन्वर्टेड इनटू द यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाय रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर एंथेसिस। एंथर में पोलन ग्रेन डेवलप होने से पहले वो एंथर को हम क्या करते हैं, बाजू कर देते हैं, उसको उस फ्लावर से निकाल देते हैं। रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर एंथोसिस इज नोन एज, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज इमेस्कुलेशन। ओके, अभी इमेस्कुलेशन हो गया, अभी जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही वहां पे बाकी बचा। तो अभी हम दूसरा जो पेरेंटल जनरेशन है उसको सिलेक्ट किया है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसके जो एंथर है उसका एंथर डिटैच करेंगे और हैंड पॉलिनेशन करेंगे, इस फ्लावर के ऊपर आके स्प्रिंकल करेंगे। चलो स्प्रिंकल कर दिया, हैंड पॉलिनेशन हो गया। हैंड पॉलिनेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैंड पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो उसी प्लांट का जो दूसरा कोई फ्लावर होगा उसके एंथर के ऊपर से पॉलिनेटिंग एजेंट वहां पे पोलन लेके डाल देगा, तो फिर न्यू जीन्स तो आएंगे नहीं, उसमें हमको डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो मिलेगा नहीं। इसलिए हमने क्या किया कि दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है उसका एंथर लिया और उसको हैंड पॉलिनेट किया, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अगर ये हो जाता है तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उसको हम बैक कर देते हैं, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट तो हमेशा वहां पे आते रहेंगे, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, दूसरे कोई पोलन ग्रेन भी वहां पे डिपॉजिट कर देंगे। वो अवॉइड करने के लिए हमको उसको बैक से क्या करना है, वो पड़ता है, पैक करना पड़ता है। हम उसको बैग लगा देते हैं, उसके ऊपर टू क्लोज द फ्लावर विथ अ प्लास्टिक बैग इज नोन एज बैगिंग एंड देन टैगिंग। उस बैग के ऊपर हम टैग कर देते हैं कि इमेस्कुलेशन कब किया था, कौन सी डेट को हमने हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किया है। एंड दिस प्रोसेस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वैरायटी विच इज हैविंग कैपेबल टू गिव हायर यील्ड एंड हैविंग हायर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। इस प्रकार से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को और रिच और अच्छे से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से और ज़्यादा यील्ड हम गेन कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो टॉपिक है वो एक अलग टॉपिक आपको अगले लेसन में, कहीं तो आगे आने वाला लेसन है कि जिसमें आपको पूरा वो लेसन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है। तो वो उस वक्त हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसको तो हमको डिटेल में एक्सप्लेन करना ही है, उस वक्त हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही समझना है, रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर एंथेसिस इज नोन एज इमेस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग विथ हैंड पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आज का टॉपिक बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, आपको ध्यान में आया होगा, नहीं आया होगा रिपीट ये वीडियो को आपको देखना है, ये लेक्चर को आपको देखना है। आपका जितना डीपली स्टडी होगा उतना आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। और उसके लिए तो आपको वक्त देना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। तो चलो आज बच्चों हम आज का हमारा लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। अगर जो नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और शेयर करो। आपके जो बाकी के आपके क्लास के जो दोस्त हैं उनको भी बताओ, उनको भी सजेस्ट करो। तो उससे क्या होगा कि उससे जो हमारा लेक्चर हो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचेगा, जो ज़रूरत है वो देखेंगे ही देखेंगे। इसीलिए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। चलो तो फिर हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।